हेलो कक्षा 12वीं के छात्रों बच्चों, आपको आज मैं परीक्षा नज़दीक होने की स्थिति में कविता के बहाने व सीधी थी पर आदि इन दो कविताओं को पढ़कर बताऊंगा। इनके जो प्रश्न उत्तर हैं, इन कविताओं को लिखा है कुंवर नारायण ने, जो कि नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। इसमें जो जो प्रश्न उत्तर हैं वो मैं पढ़ूंगा। कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने या मीनिंग या अर्थ या आशय क्या है। ये माने का अर्थ होता है, मीनिंग अर्थ। बच्चे खेल खेल में अपनी सीमा, अपने परायों का भेद भूल जाते हैं। बच्चे बड़े कोमल स्वभाव के होते हैं, वो अपनी सीमा भी भूल जाते हैं, अपने परायों का भेद भी भूल जाते हैं। वे एक जगह से दूसरी जगह बिना विचारे दौड़ते रहते हैं। वो कोई विचार किए बिना एक जगह से दूसरी जगह दौड़ते रहते हैं। इस घर भी चले जाते हैं, उस घर भी चले जाते हैं, सब घर एक कर देते हैं। वो उनके लिए रोकना टोकना कोई बंधन बाधा नहीं है। उन्हें किसी के रोक टोक से कोई मतलब नहीं है, ना रोक टोक की चिंता रहती है। उन्हें किसी के रोक टोक की चिंता नहीं रहती। उसी प्रकार कविता भी शब्दों का खेल है। जैसे बच्चों के लिए उनका खेल है, वैसे ही कविता भी खेल, शब्दों का खेल है। इसका क्षेत्र व्यापक होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। उसे किसी का भय नहीं होता। कविता को किसी का भय नहीं होता। जैसे बच्चों को भय नहीं होता, वैसे कविता को भी भय नहीं होता। कलम को किसी बंधन में नहीं बांधा जा सकता। जो कविता लिखने वाली कलम होती है, उसको किसी भी तरह बंधनों में नहीं बांधा जा सकता कि कोई कवि से कहे कि नहीं, तुम तुम्हारी कलम से कविता नहीं लिखोगे। इसलिए कवि कलम को बंधन में नहीं बांधा जा सकता। अतः कवि को कविता करते वक्त या समय अपने पराये या वर्ग विशेष का भेद अथवा बंधन भूलकर लोकहित में कविता लिखनी चाहिए। माने कवि को चाहिए कि वह अपने परायों का भेद भूल जाए, वर्ग विशेष से भेद करना भूल जाए, बंधनों को तोड़कर, बंधनों को भूलकर लोगों की भलाई में, लोगों के हित के लिए कविता लिखनी चाहिए। यह पहला प्रश्न था। दूसरा है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। पंछी की उड़ान और कवि की कल्पना की उड़ान दोनों दूर तक जाती हैं। पंछी भी उड़कर दूर तक जाता है, कविता की लिए कवि की कल्पना भी दूर तक जाती है। दोनों का लक्ष्य ऊंचाई मापना है। पंछी उड़ान से अपनी ऊंचाई मापता है, कवि अपनी कल्पना की उड़ान से ऊंचाई मापता है। तो दोनों का लक्ष्य ऊंचाई मापना है। कविता में कवि की कल्पना की उड़ान होती है, जिसकी सीमा अनंत होती है। इसलिए कहा गया है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जहाँ सूर्य नहीं पहुँच सकता या सूर्य की रश्मियाँ किरणें नहीं पहुँच सकती, वहाँ कवि की कल्पना पहुँच जाती। जिस प्रकार फूल खिलकर अपनी सुगंध एवं सौंदर्य से लोगों को आनंद प्रदान करता है, जिस प्रकार फूल खिलकर अपनी सुगंध और सौंदर्य से या सुंदरता से, खुशबू से और सुंदरता से लोगों को आनंद देता है, उसी प्रकार नवजीवन देता है, उसी प्रकार कविता भी सदैव खिली रहकर लोगों को भावों विचारों का रसपान कराती, लोगों को भावनाओं का और विचारों का रसपान कराती। जैसे फूल सुगंध और सौंदर्य से लोगों को आनंद देता है, वैसे कविता भी भावों और विचारों के माध्यम से रसपान कराती, पाठकों में नवीन स्फूर्ति एवं ऊर्जा का संचार करती है। तीसरा प्रश्न है, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। कविता और बच्चे दोनों को अपने स्वभाववश खेलते हैं। कविता भी खेलती है, बच्चे भी खेलते हैं, दोनों अपने स्वभाव से खेलते रहते हैं। खेल वे स्वभावश खेलते हैं। खेल खेल में वे अपनी सीमा भूल जाते हैं, अपने परायों का भेद भूल जाते हैं। कविता भी अपने पराये का भेद भूल जाती है और बच्चे भी भूल जाते हैं। वे दोनों ही खेल खेल में अपनी सीमाएं भूल जाते हैं, अपने परायों का भेद भूल जाते हैं। जिस प्रकार एक शरारती बच्चा किसी की पकड़ में नहीं आता, उसी प्रकार कविता में उलझा दी गई बात तमाम कोशिशों के बावजूद समझने के योग्य नहीं रह जाती। माने कविता भी किसी पकड़ में नहीं आती। यानी कविता की कोई बात अगर उलझ गई तो वो पकड़ में नहीं आती, वो समझने के योग्य नहीं रह जाती, चाहे उसके लिए कितने ही प्रयास किए जाएं। वह एक शरारती बच्चे की तरह हाथों से फिसल जाती है। कौन? कविता में उलझी हुई बात। जैसे बच्चा फिसल जाए, वैसे कविता में उलझी हुई बात भी फिसल जाती। प्रेम युक्त आचरण एवं शब्दों की बिगड़ी बात मनाई भी जा सकती है। चलिए, ये था एक उत्तर। तीसरा, चौथा क्या है। कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने माने मतलब अर्थ क्या होते हैं। कवि कालजयी
किसको कहा कवि ने? कविता को। तो कविता कालजयी होती है, उसका मूल्य शाश्वत होता है। शाश्वत का मतलब जो हमेशा बना रहे, जो नष्ट ना हो, वो शाश्वत है। तो कविता का मूल्य शाश्वत होता है। ये जब भी पढ़ी जाती है तब पाठकों को आनंद देती है। उन्हें कविता तीनों कालों में जी, पहले भी कविता थी, आज भी कविता है, आगे भी पढ़ी जाती रहेगी कविता, इसलिए इसको कालजयी कहा। और उसका मूल्य शाश्वत है, मतलब उसका मूल्य कभी नष्ट नहीं होता कविता का। ऐसा नहीं कि आज पढ़ी और कल उसका मूल्य खत्म, उसकी वैल्यू खत्म। ये जब भी पढ़ी जाती है तब पाठकों को आनंद ही देती है। जब भी कविता पढ़ी जाएगी तो वो पाठकों को, पढ़ने वालों को आनंद देती है। जैसे सर्दियों पूर्व लिखा गया, सदियों पूर्व लिखा गया सूर तुलसी का काव्य आज भी उतना ही आनंद देता है जितना अपने समय में देता था। सदियों पूर्व लिखा गया सूर तुलसी का काव्य, सूरदास और तुलसीदास द्वारा लिखी गई रचनाएं आज भी उतने आनंद से पढ़ी जाती है, उतने आनंद देती है जितना भी अपने समय में वो आनंद देती थी उतना आज भी देती। जबकि फूल बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं, शोभाहीन हो जाते हैं, उनकी चमक खो जाती है, उनकी सुंदरता खो जाती है, अपनी सुंदरता और अस्तित्व खो देते हैं फूल। जबकि कविता अपने अस्तित्व को कभी नहीं खोती, अपने मूल्य को हमेशा बचाए रखती है, इसीलिए उसके मूल्य को शाश्वत कहा है। ये चौथा था। पांचवा, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? भाषा को सहूलियत से बरतने का आशय है सीधी, सरल एवं सटीक भाषा के प्रयोग से। जो ये आशय है वह है सीधी, सरल एवं सटीक भाषा के प्रयोग से भाषा को सहूलियत से बरतने का आशय या अर्थ है। भाषा को सहूलियत से बरतने का अर्थ है सीधी, सरल एवं सटीक भाषा का प्रयोग करना। भाव के अनुसार उपयुक्त भाषा का प्रयोग करने वाले लोग ही बात के धनी माने जाते हैं। उपयुक्त भावों के अनुरूप या उपयुक्त भाषा का प्रयोग करने वाले लोग ही बात के धनी माने जाते हैं। बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में बात सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? बात और भाषा दोनों परस्पर जुड़े हैं, बिल्कुल जुड़े हैं, किंतु कभी कभी कवि, लेखक आदि अपनी बात को प्रभावपूर्ण ढंग से बताने के लिए अपनी भाषा को ज़्यादा ही अलंकृत बना देते हैं या शब्दों के चयन में उलझ जाते हैं। भाषा के चक्कर में वे अपनी मूल बात को प्रकट ही नहीं कर पाते, वो अपनी मूल बात को प्रकट ही नहीं कर पाते, है ना। श्रोता या पाठक उनके शब्द जाल में उलझ कर रह जाते हैं और सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है, सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। अब यहाँ पर ये मुहावरे और उनकी विशेषताएं बता रखी हैं, जोड़ी है, लेकिन मैं उत्तर वाली पढ़ देता हूँ। मुहावरा है बात की चूड़ी मर जाना, बात का प्रभावहीन हो जाना, ये वाला इसका। बात के पेंच खोलना, इसका अर्थ है बात को सहज और स्पष्ट करना। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, इसका हो जाएगा बात का पकड़ में ना आना। पेंच को कील की तरह ठोक देना, बात में कसावट का होना। बात का बन जाना, कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। ये आपके प्रश्न थे ये सारे। इसमें एक और चीज़ पूछी है, बात से जुड़े कई मुहावरे प्रचलित हैं, कुछ मुहावरों का प्रयोग करते हुए लिखिए। बात का बतंगड़ बनाना एक मुहावरा, हमारी पड़ोसन का काम ही बात का बतंगड़ बनाना है, प्रयोग भी कर दिया। और एक मुहावरे, बातें बनाना या बनाना, बातें बनाना ही है ये। बातें बनाना तो कोई जीजा जी से पूछे, ये दो प्रयोग कर दिए उन्होंने। व्याख्या करें। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा के में बेकार घूमने लगी। कवि कहते हैं कि, कवि कौन? कुमार नारायण कहते हैं कि एक बार वह सरल सीधे कथ्य माने कही हुई बात को कहते हैं कथ्य की अभिव्यक्ति करते समय भाषा को अलंकृत करने के चक्कर में ऐसा फंस गया कि वह अपनी मूल बात को प्रकट करना ही भूल गया या प्रकट ही नहीं कर पाया। अपनी जो असली बात थी वो प्रकट ही नहीं कर पाया, बता ही नहीं पाया, और उसे कथ्य ही बदला सा लगने लगा। कथ्य माने कही हुई बात भी बदली सी लगने लगी। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार जोर जबरदस्ती लिखा, जस्ती नहीं पढ़ना, दस्ती करने से कील की चूड़ी मर जाती है, तब चूड़ीदार कील को चूड़ी विहीन कील की तरह ठोकना पड़ता है।
उसी प्रकार कथ्य के अनुकूल भाषा के अभाव में कथन का प्रभाव नष्ट हो जाता है और अर्थ का अनर्थ हो जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इस तरह से ये वीडियो था। अब आप लोग देखिएगा इस पार्ट का, ये वीडियो बड़ा छोटा